कायरा साहब, आज मैं डार साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे कि मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा आज मुकम्मल हुआ है। मिसाक जमहूरियत में जो पीपल्स पार्टी का किरदार है सबके सामने है। ये जो तरमीम हुई 27वीं तरमीम में अवामुन नास के लिए ये बयान कीजिए, कैसे ये मिसाक जमहूरियत का एजेंडा है जो मुकम्मल हुआ है? पहली बात तो ये है जी कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन जो कि गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए हो जी, बेटर डिलीवरी ऑफ इसके लिए हो, तो वो अवाम की फलाह का इशू होता है। लेजिस्लेशन कोई भी खवास के लिए नहीं होती। सही। दूसरा, ये जो हम कहा जाता है इसमें अवाम का क्या फायदा है। दूसरी गुजारिश ये है कि डार साहब ने जो कहा इसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, बीबी शहीद का सीओडी का हिस्सा था, यहाँ नवाज शरीफ साहब ने भी उससे एग्री किया हुआ था और हमारा भी ये 18वीं तरमीम से लेके हम कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल हम उसको ऑन करते हैं, ऐसा ही था। ये जो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये हमारे सीओडी का एजेंडा नहीं था, ठीक, लेकिन हमने इसको सपोर्ट किया है, बिल्कुल ठीक। और जो जजेस की ट्रांसफर के बारे में है, उसके बारे में वो भी सीओडी का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन जुडिशरी के बारे में था। कुछ इश्यूज हैं। अब सीओडी का अनफिनिश्ड एजेंडा कुछ है, अच्छा, जिसमें रिकंसिलिएशन कमीशन भी है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और जिसमें नैब के अंदर तरमीम है या नैब के कानून की जो मिस यूज है उसका तरीकाकार रोकने का, और इस तरह ही कोई शायद एक आध और चीज है। लेकिन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील की तरफ एक सफर जरूर है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है। कायरा साहब दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से ये जजेस की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र के मामला तय होंगे, उसमें जुडिशल कमीशन को जो इख्तियारात दिए गए हैं, उसमें तो जो उसका नंबर गेम है, उसकी जो तश्कील है, उसको देखते हुए हुकूमती और इंतज़ामी सतह पर नंबर उनके ज़्यादा हैं। अपोजिशन के 2-4 लोग उसमें बैठे होंगे, तो उससे अभी फैसल फरीद चौधरी भी मुखातिब थे हमारे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे उससे ये बंदोबस्त किया जाएगा, मर्जी की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को यकीनी बनाया जाएगा, जुडिशरी जो है वो अंडरमाइन हो जाएगी, उसकी आज़ादी। देखिए, ये तो एक तो है अपोजिशन या हुकूमत के हर फैसले को अपोज करने का फैसला, उसका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक ये जरा पूछिए कि जनाब जो पहले जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार था, क्या वो अच्छा था? जो इफ्तिखार चौधरी साहब में था वो बहुत अच्छा था कि जज साहबान खुद ही बैठ के जुडिशल कमीशन पे जो फैसले करते थे। उससे कौन सी आला नस्ल की जुडिशरी पैदा हुई है? ठीक है, कौन से आला जजेस जो है वो एलिवेट हुए हैं? नहीं, वो तो सामने भुगते ना फिर। अच्छा, अभी भी भुगत रहे हैं। अच्छा, तो अब जो एतराज कर रहे हैं उनसे पूछिए कि भाई उसमें हाई कोर्टों के जज साहबान भी होंगे, जिस हाई कोर्ट का जज एलिवेट होगा उसके चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, सीनियर 4 जजेस भी होंगे बैठे हुए, जिसमें लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जरूर होता है, अटॉर्नी जनरल, लेकिन अटॉर्नी जनरल अक्सर लोग आजाद बनश होते हैं, लेकिन चले उसको गवर्नमेंट का हिस्सा बना लीजिए। जो पॉलिटिकल अपॉइंटेड उसमें बैठेंगे, पार्लियामेंट के मेंबर बैठेंगे, उसमें से तो आधे अपोजिशन के आधे हुकूमत के हैं, और अपोजिशन के मेंबर कोई हुकूमत के साथ चलेंगे। अब सियासतदान अगर वैसे ही कोई ऐसी मखलूक है जिसको हाथ लगाना गुनाह है, तो फिर ये सियासत खत्म कर देनी चाहिए। सो अपोजिशन की उसमें नुमाइंदगी, तो उसमें वकला की नुमाइंदगी है, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी है, उसमें पंजाब बार काउंसिल की है, जो भी मुतलका बार काउंसिल होगी। तो ये जो तासर है, आप जरा एक काम कीजिए, वो जो जुडिशल कमीशन है उसकी कंपटीशन जरा सामने रखिए और आपको पता चलेगा कि उसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है, मेजॉरिटी जजेस की है। जो जजेस की ट्रांसफर का केस है इस वक्त तो वो सदर पाकिस्तान के पास है। हमने उसमें ये कैविएट डाला है कि ये जुडिशल कमीशन करे, सदर साहब उसको नोटिफाई करेंगे, लेकिन जिस जज साहब को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम वन कोर्ट अदर कोर्ट, दोनों के चीफ जस्टिस उसमें बैठेंगे, और उस जज साहब को अपील होके अगर वो नहीं जाना चाहते तो अपनी मजबूरी है, जो भी वो बयान करना चाहें, उनको अपने केस को डिफेंड करने का हक दिया गया है। ठीक, इसमें हुकूमत की इमा और मर्जी कहाँ से आ गई? ठीक, कायरा साहब 2 चीज़ें और आपसे डिस्कस मैंने करनी है। एक तो देखें ना, जब 18वीं तरमीम आ रही थी, हम तालिब इल्म थे, नई नई सहाफ़त शुरू की,
याद पड़ता है कि इजलास पे इजलास उसको ओपन किया गया, कई इदारों की इनपुट ली गई, 10-11 माह लगे, इससे भी शायद ज़्यादा, और एक डिबेट हुई, और वो इंटेलिजेंसिया में, इंटेलेक्चुअल्स में, दानश्वरों के यहाँ भी डिबेट गई, और फिर वो तरमीम हुई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 26वीं हो 27वीं हो, आनन फानन ये मामला हो रहे हैं। तरमीम का मामला बड़ा संजीदा हुआ करता था। ड्यू डिलिवरेंस जो 18वीं को मिली, वो 26वीं और 27वीं को क्यों ना मिल सकी सर? हमारे यहाँ जी लेजिस्लेशन का अनफॉर्चुनेटली एक माहौल जो है ना वो बड़ा तल्ख सा बन गया है। असेंबलियों के अंदर भी किताबें फाड़ी जा रही होती हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक चले जाते हैं, और असेंबलियों का के अंदर डिबेट की क्वालिटी जो है वो मजरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, 19वीं तरमीम में कौन सी बहस हुई थी लंबी चौड़ी? ठीक। 18वीं के बाद जो इफ्तिखार चौधरी ने पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के कराई थी, इसी तरह बाकी तरमीम के अंदर भी हुआ। ये ओवरऑल एक ट्रेंड बनता गया है। आइन के अंदर शॉर्टकट मौजूद है कि अगर आपको कोई क्विक लेजिस्लेशन चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए या रूल सस्पेंड करके और आप क्विक लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेकिन वो किसी एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए था, अब वो प्रैक्टिस बनती जा रही है, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन मैं गुजारिश करूं, 26वीं तरमीम हो तो गवर्नमेंट ने को 46 पॉइंट्स दिए थे, और उसको किस जमात ने अपोज करके 22 पॉइंट्स पर लाई थी, और कितने दिन डिबेट किया था उसको मुख्तलिफ जमातों के साथ। एमकेएम के साथ भी डिबेट कराया, मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है एक फॉर्मल फोरम पे डिबेट उस तरह नहीं हुई, वहां पे भी हुई, लेकिन इनफॉर्मली मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी दिनों के हिसाब से डिबेट होती रही। और चूंकि पीटीआई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब इनडायरेक्टली पीटीआई के साथ भी एंगेज रहे। तो 26वीं तरमीम तो वो तरमीम है जिसको अपोजिशन ने वोट तो नहीं किया, लेकिन उसके एक एक पॉइंट को अप्रूव किया। और आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर साहब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी शरायत तो मानी गई है, लेकिन हम वोट नहीं कर सकते। तो ये कहना, आप भी एक मिनट जरा रुकिए, ये कहना कि 26वीं तरमीम में डिबेट नहीं हुई मुनासिब नहीं है। 27वीं में भी ये पीपल्स पार्टी है, किसी और जमात के अंदर डिबेट हुई है? पीपल्स पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 दिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की घंटों के हिसाब से मीटिंग की है। हर मेंबर ऑफ द सीसी को खुल के सुना है, और हर मेंबर पे सवाल करके उनसे पूछा है कि उनकी राय मुकम्मल तौर पे खुल के सामने आए। और उसके बाद उन्होंने कई चीजें ड्रॉप कर दी हैं, जो अप्रूव होके आया था ड्राफ्ट हमारे पास, हमने अप्रूव नहीं किया। खारा साहब, मसलन क्या ड्रॉप किया गया? मसलन इसमें आप जरा पहला ड्राफ्ट देखिए। मसलन इसमें ड्राफ्ट हुआ है एनएफसी, मसलन इसमें ड्राफ्ट हुआ है पॉपुलेशन और एजुकेशन के बारे में, जो उनके सेंट्रलाइज करने की फिलॉसफी थी। इसमें से इसी तरह 2-3 चीजें और हैं जो ड्रॉप कर दी गई हैं। ठीक। अच्छा खारा साहब, एक और अहम नुकता, ये जो 248 के तहत इस्तिस्ना सदर, गवर्नर और आईनी ओहदों के ऊपर आया है, ये क्या एक शख्सी रियायत है, या इससे कोई इदारा जाती इस्तेहकाम या तहफ़्फ़ुज़ मकसूद है? इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है, आपने इसे कैसे देखा है? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो ड्राफ्ट में क्या डाला गया है, क्या उनको टर्म की सहूलत दी गई है। टर्म में तो है, दुनिया भर के कवानीन के अंदर सदर या गवर्नर जो होते हैं, तो वो जिस टर्म में ऑफिस में होते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, और अगर हो भी तो वो चीज, अगर कोई केस बने भी तो वो उसकी प्रोसीडिंग सीज हो जाती है टिल द टर्म ऑफ देयर ऑफिस। आपको साथ तब्दीली की गई है, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक। कारा साहब, आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ा मानी खेज तबसरा किया है, क्योंकि आप भी अदब दोस्त हैं और मानी खेज बड़ा सराहते हैं। उन्होंने लिखा है कि दायरों में सफ़र करने से दायरे ही बनते हैं, सफ़र नहीं कटते। बात तो दुरुस्त है जी। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर हम चीजों को वक्ती मसलहत के तहत करें तो फिर, अगर पर्सन स्पेसिफिक करें तो फिर, या इस तरह का वो लेजिस्लेशन हो, वो कोई और डिसीजन हो, वो किसी ट्रेडिशन को तब्दील करने के लिए कुछ कोशिशें हों, यकीनन वो फ्रूटफुल नहीं होती। हम वक्ती तौर पर समझ रहे होते हैं कि सफर कट रहा है। वो क्या शायर ने कहा था ना, उन्हें गुमा कि रास्ता कट रहा है, मुझको कि मंजिल खो रहे हो।
क्या बात। गुमा उनको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल को रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।